कहानी की शुरुआत में क्लासरूम को दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चा जिसका नाम जिम है उसे उसका टीचर बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और तभी पीरियड खत्म होने की बेल बज जाती है। जिम अपनी टीचर को बोलता है कि आपको मारना नहीं आता, अभी तो मैंने एंजॉय करना शुरू किया था। उसका टीचर कहता है कि कल हम दोबारा से इसे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने 3 दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है। ये उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है पेड्रो, मिक्की और न्यूट्रॉन। ये सब के सब स्मोकिंग करते हैं, बहुत शरारतें करते हैं और कुछ भी करने से पहले ये सोचते समझते नहीं है। ये कपड़े में थिनर डालकर उसको भी स्मेल करते हैं जिससे कि नशा होता है। लेकिन जिम के अंदर एक खास बात होती है कि वो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। इनके स्कूल की टीम का एक दूसरे स्कूल की टीम से बास्केटबॉल मैच होता है जहां पर जिम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और वो इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन जब मैच चल रहा था तो जिम का दोस्त पेड्रो वो लॉकर रूम में जाकर दूसरी टीम के सभी प्लेयरों की सभी इंपॉर्टेंट चीजें यानी कि उनके पैसे, घड़ियां सब कुछ चुरा लेता है। और जब ये चारों के चारों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो दूसरी टीम वाले इनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें पता है कि तुमने हमारी सारी चीजें चुराई हैं, चुपचाप वो हमें वापस लौटा दो। लेकिन जिम और उसके दोस्त एक्सेप्ट नहीं करते और इन दोनों टीमों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। जिम और उसके दोस्त उन सबको मारकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जिम एक हॉस्पिटल में जाता है जहां पर वो बॉबी से मिलता है। जिम जब 3 साल का था तब से वो बॉबी को जानता है। बॉबी उनकी टीम का सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन 2 साल पहले उसे पता चला कि उसे ल्यूकेमिया है यानी कि उसे ब्लड कैंसर है। लेकिन जिम को पूरा विश्वास है कि वो उससे फाइट करके बाहर निकल जाएगा और जिम ऐसा दिल से चाहता भी है क्योंकि बॉबी उसका इस दुनिया में सबसे क्लोज फ्रेंड है। वो बॉबी को बाहर स्ट्रिप शो दिखाने के लिए ले जाता है। स्ट्रिप शो वो होता है जहां पर लड़कियां अपने कपड़े उतार कर दिखाती है, लेकिन बॉबी को ये पसंद नहीं आता और जिम उसे हॉस्पिटल वापस ले आता है। इसके बाद जिम वहां से निकल जाता है। जिम पूरा वक्त अपने 3 दोस्तों के साथ ही गुजारता है। ये हमेशा मस्ती करते हैं और यहाँ तक कि ये प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी जाते हैं। जिम की जिंदगी में बास्केटबॉल के अलावा एक और चीज होती है और वो होती है उसकी राइटिंग। जब भी उसे वक्त मिलता है या उसके दिमाग में कोई थॉट आता है तो वो उसे अपनी नोटबुक में लिख लेता है। अब जिम का दोस्त बॉबी कुछ दिनों बाद इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और जब जिम उसे देखने के लिए जाता है तो पूरी तरह से स्केलेटन की तरह हो चुका होता है। हालांकि उसकी उम्र मात्र 16 साल की है, लेकिन इस वक्त वो 60 साल जैसा लग रहा होता है। इस बात से जिम पूरी तरह से परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अपने दोस्तों के साथ वो जब फिल्म देखकर वापस आ रहा होता है तो उसे ये भी याद नहीं होता कि उस फिल्म का सीन, उसकी स्टोरी क्या थी। हालांकि जिम के तीनों दोस्तों को बॉबी की मौत से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, लेकिन जिम अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो एक बेसमेंट में जाता है जहां पर लोग हीरोइन का नशा कर रहे होते हैं। हालांकि जिम को इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में पहली बार हीरोइन का नशा करता है और उस नशे को करने के बाद उसके अंदर जो सैडनेस, जो गिल्ट, जो दर्द होता है वो सब का सब दूर हो जाता है। उसे लगता है कि वो फूलों की वादियों में कहीं भाग रहा है। उसे अपने चारों तरफ सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब वो घर जाता है उसकी मॉम उसकी ऐसी हालत देखती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। जिम की मॉम हॉस्पिटल में काम करती है और जिम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिम कहता है कि मॉम आप कुछ भी नहीं जानती। धीरे धीरे जिम और उसके दोस्त इस नशे के आदी होना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में ये हफ्ते में 1 दिन, उसके बाद 2 दिन और धीरे धीरे करके इन्हें ऐसा लगता है कि हर वक्त इन्हें वो नशा चाहिए। लेकिन ये नशा बहुत महंगा है, इसके लिए पैसे चाहिए। इसीलिए एक बुजुर्ग औरत जो कि एक अंधेरे रास्ते से आ रही होती है, ये चारों दोस्त मिलकर उसका पर्स छीनकर भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जिम का एक दोस्त उस औरत को मारता भी है। अगले दिन जब ये सब के सब स्कूल के चर्च में जाते हैं जहाँ पर इन सबको जाना कंपलसरी है, तो जिम कहता है कि मैं आज कन्फेस करने नहीं जाऊंगा। फादर कहते हैं क्यों? जिम कहता है कि आज मेरा मन नहीं है। फादर कहते हैं कि शायद कन्फेस करने की जरूरत तुम्हें सबसे ज्यादा है और इसके बाद जिम अंदर जाता है। कन्फेस रूम एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान के दिल में जो भी बात है वो फादर से कह सकता है और फादर उस चीज को किसी से भी शेयर नहीं करता। जिम अपने दिल की बात कहना चाहता है, वो उन्हें ड्रग्स के बारे में, हीरोइन के बारे में बताना चाहता है, लेकिन वो नहीं कह पाता। जिम चाहता तो है कि वो इस नशे को छोड़ दे, लेकिन हर बार वो यही सोचता है कि आज वो आखिरी बार करेगा, लेकिन वो आखिरी बार कभी भी नहीं आता क्योंकि किसी भी नशे को इंसान तो छोड़ना चाहता है, लेकिन वो नशा इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहता।
अब एक बार जिम अपने स्कूल के वॉशरूम में नशा कर रहा होता है और तभी वहां पर उसका कोच पहुंच जाता है। हालांकि जिम अपनी टैबलेट्स को छुपा देता है, लेकिन उसके कोच को ऐसा लगता है कि वो उसे कुछ इंडिकेशन दे रहा है और वो जिम को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है ताकि वो जिम को सेक्सुअली अब्यूज कर सके। लेकिन जिम साफ साफ मना कर देता है, वो उसको धक्का देता है। उसके कोच की नाक से खून निकलना भी शुरू हो जाता है। उसका कोच कहता है कि पैसे ले लो, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। जिम उसके पैसे ले लेता है, उसे कहता है कि दोबारा मेरे सामने कभी मत आना, ऐसी बात कभी मत करना। उसका कोच वहां से चला जाता है। हालांकि उसके कोच को यह भी पता होता है कि ये ड्रग्स लेता है। अब इनका बास्केटबॉल मैच होता है और मैच से पहले ये अपने लॉकर से नशे की गोलियां निकालते हैं। अब ये हर तरह का नशा करते हैं। तभी इनका चौथा दोस्त न्यूट्रॉन वहां पर आता है और वो इन्हें मना करता है। वो कहता है कि मैच से पहले तुम्हें नशे की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। और न्यूट्रॉन को छोड़ के तीनों दोस्त नशे की गोलियां ले लेते हैं। और जब मैच शुरू होता है तो वहां पर जिम और उसका दूसरा दोस्त जिसने नशे की गोली ली थी, वो दोनों के दोनों बहुत गंदा परफॉर्म करते हैं और यहां तक कि उन्हें बॉल भी अच्छे से नहीं दिख रही होती, जिससे वो मैच को बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। इनका तीसरा दोस्त जिसने नशे की गोलियां ली होती है, वो मैच में इनकी टीम में नहीं होता। दरअसल ये वही है जो मैच के दौरान दूसरी टीम की चीजों को चुरा लेता है। अब यहाँ पर स्कूल के फादर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब ड्रग्स लेते हैं और उनके साथ पुलिस भी होती है और वो इनके लॉकर्स की चेकिंग करते हैं। लेकिन इनके लॉकर्स में कोई भी ड्रग्स नहीं मिलता क्योंकि ये पहले ले चुके होते हैं। फादर को पता है कि इन सब ने ड्रग्स लिया है। वो कहते हैं तुम्हें स्कूल से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है और साथ ही साथ इनका कोच कहता है कि तुम्हें अब बास्केटबॉल टीम से हमेशा के लिए हटाया जाता है। जिम कहता है कि तुम मुझे टीम से नहीं हटा सकते क्योंकि मैं खुद तुम्हारी टीम को छोड़ता हूँ और तुम्हारे स्कूल को भी हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। फादर कहते ठीक है, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ। जिम और उसके दोनों दोस्त अब स्कूल से निकल चुके हैं। न्यूट्रॉन अभी भी स्कूल में ही होता है। वो उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसने ना ड्रग्स लिया होता है और ना ही वो इनके साथ जाना चाहता है। लेकिन जिम और उसके दोनों दोस्त अब स्कूल से बाहर हो चुके हैं और जिम जब अपने घर जाता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें तुम्हारे स्कूल से क्यों निकाला गया। वो कहता है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया गया, हमने किसी तरह की कोई पिल्स नहीं ली थी। और तभी उसकी मॉम उसे वो पिल्स दिखाती है जो उसने घर पर छुपाई होती है। वो कहते हैं ये क्या विटामिन की गोली है। इस बात से जिम को गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम से बदतमीजी से बात करता है और उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। जिम घर से निकल जाता है और उसकी मॉम खिड़की से उसकी उस ट्रॉफी को फेंक देती है जो उसे बास्केटबॉल में मिली थी। जिम अपनी मॉम से कहता है कि अब मैं कभी भी घर वापस नहीं आऊंगा, तुम मुझे कभी दोबारा नहीं देखोगी। इस बात से जिम की मॉम कहती है कि जिम प्लीज ऐसा मत बोलो, क्योंकि उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद करे। और जिम के सामने उसका वो सपना ट्रॉफी के रूप में पड़ा होता है जो अब पूरी तरह से टूट चुका है। वो उस ट्रॉफी को उठाता है और वहां पर एक गार्बेज बॉक्स होता है, उसमें डालकर वहां से निकल जाता है। लेकिन अब जिम को और उसके दोस्तों को नशे के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो गाड़ी भी चुराते हैं। और अब जिम और उसके दोस्त उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो कि नशा करते हैं। वो दिन रात नशे की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुके हैं। उनके लिए यही एक दुनिया है जो असली दुनिया है। उन्हें दूसरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे करके उनकी आदतें और भी खराब हो जाती हैं। वो एक स्टोर में चोरी करने के लिए भी जाते हैं और वहां पर जिम का जो दोस्त मिकी होता है, उसे वहां पर एक गन भी मिलती है जिसके अंदर बुलेट्स नहीं होती। वो उस गन को वहां से ले लेता है। यहाँ पर इन्हें पैसे नहीं मिलते और अब यहाँ पर पुलिस भी आने वाली होती है। इसीलिए जिम और मिक्की अपने तीसरे दोस्त पेड्रो को कहते हैं हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन वो नशे में है, इसीलिए उसे हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी आइसक्रीम पार्लर में है। इसीलिए जिम को और मिक्की को उसे यहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है और पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। जिम और मिक्की एक बार में जाते हैं जहाँ पर टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है। उन्हीं के साथ खेलने वाले बच्चे अब ऑल अमेरिकन हाई स्कूल गेम्स में बास्केटबॉल टीम के लिए सेलेक्ट हो गए और वो अपनी फैमिली को प्राउड करवा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का अपनी मॉम को हाई भी कहता है और ये कहीं ना कहीं जिम और मिकी इन दोनों का सपना था। ये दोनों भी इस टीम में हो सकते थे, लेकिन अब जिंदगी की असली गाड़ी को छोड़कर ये किसी और गाड़ी में सवार हो चुके हैं। जिम अपने घर के बाहर जाता और वो छुपके से अपनी मॉम को देखता है। उसकी मॉम सामान को घर के अंदर ले जा रही होती है, लेकिन जिम की हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी मॉम से जाकर मिले और जिम वापस उसी जगह पर चला जाता है जहां पर वो ड्रग्स लेता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और वो जिम को मारना शुरू कर देता है। दरअसल जिम ने उसकी गर्लफ्रेंड को कोई ड्रग्स दिया होता है जो कि बहुत हाई होता है और उसकी जान जाते जाते बची होती है। जिम कहता है कि वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और वो जिम को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है।
जिम का अब दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद हो चुका है। उसे अलग अलग हेल्यूसिनेशन हो रहे होते हैं, उसे तरह तरह की चीजें दिखती है। उसे दिखता है कि वो बास्केटबॉल खेल रहा है, तभी उसे गोली लग जाती है। उसे बास्केटबॉल का जो नेट होता है वो जलता हुआ दिखाई देता है और उसे दिखता है कि उसने बास्केटबॉल की ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन ये सब एक भ्रम होता है। दरअसल उसने अभी भी अपने वही कपड़े पहने हुए हैं। जिम के लिए नशा अब एक सपने की तरह बन चुका है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम चाहे या ना चाहे, सपना इंसान को आता ही है। जिम बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर बर्फीली ठंड में बर्फ के ऊपर लगभग अधमरा पड़ा होता है और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। ये एक ब्लैक होता है। जिम जब नशा नहीं करता था तो वो इसके साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस किया करता था और इसे पता है कि जिम एक बहुत अच्छा प्लेयर है। और ये आदमी जिम की ऐसी हालत देखकर उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और जब जिम को सुबह होश आता है तो कपड़े पहन के यहाँ से जाना चाहता है, पर जब वो अपनी जेब चेक करता है तो उसकी जेब में उसकी नशीली दवा नहीं होती। उस आदमी से बोलता है कि मुझे मेरी दवा दे दो। वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खराब करने नहीं दूंगा और वो जिम के सामने उसकी नशीली दवाओं को पानी में फ्लश कर देता है। इस बात से जिम पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो आपे से बाहर हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें अब मेरी ड्रग्स के पैसे मुझे देने होंगे क्योंकि जिम अब इस ड्रग्स के बिना नहीं रह सकता। वो आदमी जिम को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो उससे बहुत शक्तिशाली है। जिम उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है क्योंकि कभी मेरी भी किसी ने मदद की थी और मैं आज तक उसका एहसानमंद हूँ। जिम इस आदमी के सामने जिसका नाम रिगी है वो बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता। जिम कहता है कि मुझे सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रिगी उसके कमरे के दरवाजे के बाहर बैठ जाता है। वो उसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहता और वो उसे अपने पास ही रखता है। और जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो रिगी उसे कहता है कि मुझे काम पर जाना होगा, मैं कल सुबह लौट कर आऊंगा, तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। और वो जिम को ये भी बोलता है कि जब तुम अपनी बुक लिखोगे तो उसमें मेरा नाम भी मेंशन करना, क्योंकि जिम हमेशा लिखता रहता है और आज भी उसकी डायरी उसकी जेब में होती है और ये रिगी ने पढ़ी होती है। रिगी वहां से चला जाता है। जिम अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से उसे पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आती है और वो घर में पैसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो घर से निकलकर एक लड़की के पास जाता है। इस लड़की का नाम डियाना है और ये भी पूरी तरह से ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन में होती है। और एक वक्त ऐसा था जब डियाना ने जिम और उसके दोस्तों से पैसे मांगे थे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उस वक्त जिम और उसके दोस्त ड्रग्स नहीं लेते थे। उस वक्त जिम ने डियाना का मजाक उड़ाया था और आज जिम उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर कभी डियाना खड़ी थी। वो उससे पैसे मांगता है। डियाना उसे पैसे नहीं देना चाहती, लेकिन वो उसके सामने लगभग पूरी तरह से गिड़गिड़ाता है और डियाना अपने बैग से पैसे निकालकर जमीन पर फेंक देती है जिस तरह किसी भिखारी को दिए जाते हैं और वहां से चली जाती है। जिम उस पर बहुत चिल्लाता है। वो कहता है मैं जानता हूं कि तुम क्या हो, तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो। और जब वो चली जाती है तो जिम उन्हीं पैसों को उठाता है क्योंकि वो जिंदगी के उस मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है जहां पर मान, प्रतिष्ठा, सम्मान कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये पैसे ड्रग्स खरीदने के लिए, हीरोइन खरीदने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए उसे एक पब्लिक टॉयलेट में एक बूढ़े आदमी के साथ वो काम करना पड़ता है जो कभी भी नहीं करना चाहता था। ये एक तरह का प्रोस्टिट्यूशन ही है, लेकिन जिम को किसी भी कीमत पर ड्रग्स चाहिए। उसे पैसे मिल जाते हैं और वो अपने दोस्त मिकी के पास जाता है और ये दोनों एक ड्रग पैडलर के पास जाते हैं जो इन्हें हीरोइन देता है। लेकिन जब ये उसे टेस्ट करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये नकली है। ये दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो भागते भागते एक छत तक पहुंच जाता है। मिकी उसे कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है और जैसे मिकी उसे हाथ लगाता है उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो बिल्डिंग की छत से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जिम मिकी से कहता है कि तुमने क्या कर दिया, अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, हमें कोई नहीं बचा सकता। मिकी वहां से भागने लगता है, लेकिन जब वो नीचे पहुंचता है तो वहां पर उसे कुछ गैंग के लोग पकड़ लेते हैं, उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं जिम अपने घर पहुंच जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी उसे अभी भी नशा चाहिए और वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे $5 दे दो, मुझे बहुत जरूरत है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। उसकी मॉम उसे अंदर नहीं आने देती क्योंकि वो जानती है कि अगर वो उसे पैसे देगी तो वो नशा करेगा और उसकी मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। हालांकि उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती है और उसकी मॉम पुलिस को कॉल करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो बाहर रहेगा तो ज्यादा नशा करेगा, हो सकता है कि जेल में रहकर वो सुधर जाए। पुलिस आकर उसे वहां से ले जाती है। हालांकि जिम को अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं सुधर जाऊंगा, मैं पहले जैसा बन जाऊंगा, लेकिन चाहकर भी उसकी मॉम उसकी मदद नहीं कर सकती। जिम ने जितने भी गुनाह किए होते हैं उसके लिए उसे 6 महीने की सजा मिलती है। इन 6 महीनों में वो अपनी डायरी जो लिखता था उसे भी पूरा कर लेता है और 6 महीने
महीनों के बाद जेल से आने के बाद वो एक स्टेज के दरवाजे के बाहर होता है। दरअसल आज उसे अपनी पोएट्री यहाँ पर पढ़नी है और यहाँ पर उसका दोस्त पेड्रो, जो सबसे पहले पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, वो उससे मिलने आता है। दरअसल उसे पुलिस ने अब छोड़ दिया है और वो उसे कहता है कि उसके पास बहुत अच्छा ड्रग्स है और वो उसे देना चाहता है, लेकिन जिम मना कर देता है। वो कहता है नहीं, अब मैं उस दुनिया में वापस लौट नहीं सकता, तुम अपना ध्यान रखना। और इसके बाद जिम स्टेज के ऊपर जाता है जहां पर वो अपनी पोएट्री सबको सुनाता है और सबको बहुत अच्छी लगती है, सब तालियां बजाते हैं। और अंत में हमें बताया जाता है कि जिम ने 17 साल की उम्र में अपनी डायरी को पूरा कर लिया था, जिसका नाम था द बास्केटबॉल डायरीज, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। और 22 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी पोएट्री के 3 वॉल्यूम भी पब्लिश्ड हुए। इसके साथ साथ उसने 4 एल्बम भी रिकॉर्ड किए और सन 2009 तक वो न्यूयॉर्क में ही रहे, जहां पर वो पोएट, म्यूजिशियन, नॉवलिस्ट और एक परफॉर्मर के तौर पर काम करते रहे। तो ये थी पूरी कहानी जिम कैरोल की जिंदगी की, जो हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देती है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम कितना ही फेवर कर लें, लेकिन वो चीज कभी भी सही नहीं हो सकती, वो चीज कभी भी आपका फेवर नहीं कर सकती। और नशा उनमें से एक चीज है, चाहे वो किसी भी तरह का नशा क्यों ना हो। जिम अपनी जिंदगी में अगर सही वक्त पर नशे को नहीं छोड़ते तो शायद वो अपनी जिंदगी के कुछ और ही साल जी पाते और उन्हें दुनिया में कोई भी नहीं पहचान पाता। जिम को आज पूरी दुनिया जानती है क्योंकि वो नशे से लड़े, अपने आप से लड़े और उन्होंने उस पर जीत पाकर अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया। जिम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो तो सिर्फ आपको एक ही चीज नशा छुड़वा सकती है और वो है आपकी आत्मशक्ति। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी तरह का नशा नहीं छुड़वा सकता। तो ये थी पूरी कहानी द बास्केटबॉल डायरीज।